नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपीएलटी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से मॉडल पेपर 8 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये मॉडल पेपर यूपीएलटी की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में यदि आप यूपी जीआईसी या जीडीसी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है वो आपके काम में जरूर आ सकता है। तो आप निश्चित तौर पर इन मॉडल पेपर को देख रहे होंगे और उनको हल कर रहे होंगे। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तरों की जरूरत हो तो आप 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, उसको देखिए। तमाम ऐसे प्रश्न जो मॉडल पेपर में आपको दिखेंगे उनके उत्तर 100 प्रश्नों की बनी हुई प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। हम चर्चा करते करते पहुंच गए मॉडल पेपर 8 के ऊपर, यानी कि अगर हम अब तक के सभी प्रश्नों को जोड़ लें तो लगभग आप देख रहे हैं कि 160 प्रश्नों को हमने आपके सामने मॉडल प्रश्नों के रूप में रख दिया और एग्जाम में सिर्फ 20 प्रश्नों की जरूरत है। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 10 मॉडल पेपर आप सभी के सामने रखें। ध्यान रखना है कि हम मॉडल पेपर उस समय रख रहे हैं जब पहले ही 100 से अधिक प्रश्नों के उत्तरों को लिखित फॉर्मेट में हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। जब दुनिया प्री की तैयारी करा रही थी तब हम मेंस की तैयारी करा रहे थे और बार बार आप सभी से आग्रह कर रहे थे कि मेंस ही प्री को क्वालिफाई करा सकता है, अगर आप ध्यान से उसको देखें समझें तब। हालांकि पढ़ने का वर्तमान दौर बहुत तेजी से बदल रहा है, विद्यार्थी शॉर्टकट रास्ते को अपना रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं के परिणाम आने में हम देख रहे हैं कि वो कुछ नंबरों से शॉर्ट रह जा रहे हैं। तो देखिए, आपके पास तमाम प्लेटफॉर्म होंगे, तमाम बताने वाले होंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं तो यहाँ पर जो मार्गदर्शन दिया जाता है और जिस आत्मीयता या इंटेंशन के साथ पढ़ाने बताने का प्रयास किया जाता है उसको आप जरूर देखें। एक अनुरोध आप सभी से और होगा कि यहाँ पर उपलब्ध मटेरियल को पीडीएफ में आकलन करने का प्रयास न करें। दूसरे के नज़र में पीडीएफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पीडीएफ का मतलब है कि आपको उसके माध्यम से साथ साथ पढ़ाना और मार्गदर्शन देना कि फला चीज को आप कैसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर कठिन परिस्थितियों में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो भले दूसरे के नज़र में ये पीडीएफ हो 3 पेजों का, और बहुत जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चंस को यहाँ से कॉपी करके कई जगह पर टेस्ट भी चल रहे हैं। तो आप सभी वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नया प्रश्न बनाना बहुत कठिन है। आजकल आप जानते हैं कि हम सभी नए प्रश्नों की तरफ हमेशा आकर्षित होते हैं कि पुराना तो हमारा तैयार है लेकिन नया प्रश्न चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, पुराने को भी उतना ही अच्छे से आपको ध्यान रखना, पुराने को कभी पुराना नहीं मानना है। ठीक है, अगर 20 क्वेश्चन हम हल करा रहे हैं तो उसमें से कोशिश रहेगी कि 5% क्वेश्चन नए हों, नए तरीके के हों। यही तो मॉडल पेपर है। तो जो हम क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं वो बहुत ही मेहनत और प्रयास के माध्यम से रखते हैं। कॉपी करना आसान होता है, लेकिन किसी चीज को सृजित करना बहुत ही कठिन होता है। आप इस चीज को महसूस भी कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि हम आपसे बंधे हुए हैं, आपसे ऐसे तार से जुड़े हुए हैं जिसको कि शब्द नहीं दिया जा सकता, केवल वो भावना ही है। तो पढ़िए बढ़िया से, और जितने वक्त तक की वीडियो है उसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, सही मायने में इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। शॉर्टकट कम समय के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो फिर आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। तो चलते हैं, बात करते हैं कि आज के हम प्रश्नों में किस तरीके के प्रश्नों का समावेश किए हैं या फिर रखे हुए हैं। शुरुआत में निर्देश
आपको लगभग याद हो गया होगा कि आपका पेपर 3 घंटे का होगा, 200 अंकों का होगा, कुल 20 प्रश्न दिए रहेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 2 खंडों में आपका प्रश्न पत्र बटा रहेगा। खंड अ जिसमें 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, इनकी उत्तर सीमा अधिकतम, ध्यान रखना है, अधिकतम 125 की होगी। खंड ब से 10 प्रश्न होंगे जिनकी प्रकृति दीर्घ उत्तरीय होगी और इनके उत्तर की शब्द सीमा 200 होगी। सबके सामने अंक निर्धारित होंगे, शब्द सीमा का ध्यान रखना है और खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ पर उसको काट देना है, अगर अगर कहीं स्पेस है, खाली है तो, बाकी नहीं है तो छोड़ देना है। खंड अ के अंतर्गत जिन प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ है उनको देख लेते हैं। यहां पर आदिकाल के प्रमुख 5 कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जब से हम मॉडल पेपर आप सभी के सामने रख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न को देखते ही तुरंत उसका फॉर्मेट, उत्तर का फॉर्मेट बनाना शुरू कर दे रहे होंगे कि इस प्रश्न में क्या क्या, इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या क्या बिंदु रख सकते हैं। आपको प्रश्न देखकर घबराना नहीं है कि अरे ये तो प्रश्न आ गया, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा। आप एआई से खोजने का प्रयास कर रहे हैं, किसी के नोट्स को देखने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब आप मूल किताबों का अध्ययन किए हों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़े हों, बच्चन सिंह को पढ़े हों, रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़े हों, जो भी मूल इतिहास ग्रंथ हैं उनको पढ़े हों, तो जितने भी प्रश्न मॉडल पेपर में दिखलाई दे रहे हैं और जो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे उनको आप हल कर लेंगे। आप यहां पर देखिए कि आदिकाल के प्रमुख 5 कवियों का संक्षिप्त परिचय देना है, तो आपके दिमाग में वो 5 प्रसिद्ध कवियों का नाम आना चाहिए, जिसमें हर एंगल के कवि हों। आपको चंद्रबरदाई का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में गोरखनाथ का नाम आना चाहिए, आपके दिमाग में अमीर खुसरो का नाम आना चाहिए, आपके दिमाग में विद्यापति का नाम आना चाहिए, आपके दिमाग में जगनिक का नाम आना चाहिए। आप देखेंगे कि जितने भी कवियों का हमने नाम लिया, सभी कवि अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो चंद्रबरदाई को देखिए, हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। उनका ग्रंथ गोरखनाथ वर्तमान दौर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक। अमीर खुसरो, विद्यापति और जगनिक, जिन्होंने कि आला खंड लिखा और वो काफी प्रचलित रहा। तो ये आपके आईक्यू लेवल के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको गाइड कर दिया कि 5 कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए, संक्षिप्त परिचय देते समय, क्योंकि बहुत सारे आदिकालीन ऐसे कवि हैं जिनके जन्म या उनके जन्म स्थान को लेकर काफी विवाद है, डिबेट है, लेकिन उनकी रचनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन रचनाओं को केंद्र में रखते हुए आप इन कवियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। अगर सटीक दिशा में आप करेंगे तो 8 में आपको 5-6 नंबर निश्चित तौर पर मिल जाएंगे, ठीक। तमाम विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप उत्तर को भी लिख दिया करिए। उत्तर को हमने ऑलरेडी 100 प्रश्नों की सीरीज में बता दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन चूंकि मॉडल पेपर है तो हमारा फोकस क्या है, आपके दिमाग पे पिंच करना है, उसके तरफ आपके दिमाग को ले जाना है। बाकी तो सब जगह मटेरियल आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, आप अलग अलग जगहों पर देख रहे होंगे। लेकिन जो की पॉइंट्स हम बतला रहे हैं, और वो ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में काम में आ सकते हैं। आपको सबसे बड़ी बात है कि आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर जो डर है वो बाहर निकलेगा। अगला प्रश्न है, भक्ति के प्रमुख संप्रदायों का परिचय दीजिए। भक्ति काल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा है, उदय को लेकर पढ़ा है, प्रवृत्तियों को लेकर पढ़ा है, लेकिन इस दौर में कुछ प्रमुख संप्रदाय थे।
जैसे इस संप्रदाय की बात आई तो आपके दिमाग में द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, तमाम तरीके के जो संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, उनको आप प्रश्न के अंक के हिसाब से कम 4 संप्रदायों का जिक्र तो आपको करना ही करना है। ठीक है, आप भक्ति काल पढ़ेंगे तो संप्रदायों को, खासतौर से एक किताब का नाम हमने बतलाया था, विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वो काफी है वो। अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं उस किताब को, अगर आप प्रकाशन वर्ष या फिर कुछ तिथियों को छोड़कर, कुछ इसमें गलतियां भी रह गई हैं, उसको छोड़कर कंटेंट के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। उसमें आपको प्रमुख संप्रदायों का परिचय मिल जाएगा। हिंदी शब्द संपदा के विकास में तत्सम और तद्भव के महत्व पर विचार कीजिए। तो पहले आपको बतलाना है कि हिंदी शब्द संपदा शब्द जो है, इससे क्या तात्पर्य है, शब्द का निर्माण कैसे होता है और फिर कैसे निर्माण होते हुए वो संपदा के रूप में, भंडार के रूप में विकसित हो जाता है। तो आपको मुख्य रूप से 2 के बारे में बतलाना है, तत्सम और तद्भव। आराम से इसको बतला लेंगे। इसमें अपेक्षाकृत कम लिखना है और ठोस लिखना है। रीति मुक्त काव्य का क्या आशय है, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। कुछ आप देख रहे हैं कि प्रश्न में भी प्रश्न, रीति मुक्त काव्य का क्या आशय है। पहले आपको जो रीति काल है अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, मुख्य रूप से 3 वर्गों में, उसमें से तीसरा वर्ग है रीति मुक्त काव्य। अब इसका अर्थ बतलाते हुए इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां आपको बतलानी। जैसे ही मैंने रीति मुक्त काव्य कहा, आपके दिमाग में कई तथ्य गूंजने लगे होंगे, आपके दिमाग में आ रहे होंगे। उसी हिसाब से तो कम से कम 4 से 5 प्रवृत्तियों को बतलाना है। प्रवृत्तियों को बतलाते समय कथ्य और शिल्प दोनों को ध्यान रखना है, तब आपके उत्तर में संतुलन होगा। बाकी रीति मुक्त काव्य का क्या मतलब है, यानी जो परंपरा से चीजें चली आ रही थी उसका खंडन करते हुए कुछ नया करने का प्रयास रीतिकालीन जो रीति मुक्त कवि थे उन्होंने करने का प्रयास किया, जिसमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, इन लोगों का नाम आता है। द्विवेदी युग को भारतेंद्र युगीन चेतना के विकास का युग क्यों कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको एकदम रटा रटाया उत्तर नहीं मिलेगा। सब लोग इसको अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं। यानी कि जो भी चीजें भारतेंद्र युग में लिखी गई, चाहे नाटक लिखा गया, चाहे निबंध लिखा गया, चाहे यात्रावृत्त लिखा गया या पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया, उसका एक तरीके से विकास रहा द्विवेदी युग। और खासतौर से जिस भारतेंद्र युग में कहा गया कि हिंदी नए चाल में ढली 1873 में, अब वो हिंदी द्विवेदी युग में आते आते गद्य और पद्य दोनों का माध्यम बन गई। और बाकी जो कवि वचन सुधा, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिकाएं थी, ब्राह्मण और हिंदी प्रदीप, उनके पूरक के तौर पर सरस्वती पत्रिका आ गई। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि भारतेंद्र युगीन चेतना के विकास के रूप में हम द्विवेदी युग को देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रवृत्तिगत विकास हुआ और कुछ नई चीजें भी उसमें जुड़ती गई। इसको आपको बतलाना है, थोड़ा सा मौलिक ढंग से उत्तर लिखना पड़ेगा। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में 2 महत्वपूर्ण वाद जुड़े हुए हैं, एक तो प्रगतिवाद है और दूसरा प्रयोगवाद है। प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। तो पहले तो दोनों के बारे में थोड़ा सा परिचयात्मक टाइप का 2 से 3 वाक्य लिखना है, जिसमें समय सीमा, उद्देश्य और इससे जुड़े हुए जो भी कबीर है, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसको डिवाइड करके, एक तरफ प्रगतिवाद और एक तरफ प्रयोगवाद, और 4 से 5 अंतर आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप चाहें
तो 8 अंतर भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर प्रिय विद्यार्थियों, आपको अपने मनोविज्ञान के साथ साथ एक्सपर्ट के मनोविज्ञान के साथ भी खेलना है। एक्सपर्ट के सामने तो हजारों कॉपियां होंगी, वो तो चेक करते करते थक जाएगा, लेकिन आपकी कॉपी को देखने के बाद उसके अंदर एक मनोविज्ञान रहेगा। ये जो पॉइंट मैं बतला रहा हूं, ये सभी पॉइंट जो हैं वो एक तरीके से एक्सपर्ट के ऊपर, जो भी कॉपी चेक करने वाले होंगे उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएंगे कि इस विद्यार्थी को इतना नंबर दिया जा सकता है। तो ये आपके हाथ में है कि आप कैसे अपनी कॉपी के माध्यम से एग्जामिनर को कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध की विभिन्न शैलियों पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी निबंध को लेकर सबसे पहले बात करना है, फिर इसकी जो शैलियां रही हैं, व्यास शैली, समास शैली, उन सबको लेकर आपको बात करना है। और कम से कम बातचीत करते समय पूर्ण सिंह को जरूर ध्यान में रखें। पूर्ण सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जिक्र आपको करते रहना है इनकी रचनाओं के माध्यम से, कि किसमें भावपूर्ण शैली है, किसमें व्यास शैली है, किसमें समास शैली है। ठीक है, इस तरीके से आपको बतलाना है और 4 से 5 पॉइंट लिखना है। बिंब और प्रतीक में क्या अंतर है, समझाइए। अब देखिए, तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कहेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। सिलेबस में तो कहीं नहीं दिया है कि बिंब क्या है और प्रतीक क्या है, लेकिन सिलेबस में कविताएं तो दी गई हैं अलग अलग कालखंड की प्रवृत्तियों के आधार पर। तो चाहे आप आदिकाल पढ़िए, भक्ति काल पढ़िए, रीतिकाल पढ़िए या आधुनिक काल की कविताओं को पढ़िए, बिना बिंब और प्रतीक के कोई भी कविता अधूरी है। तो ये क्वेश्चन जो है छिपा हुआ क्वेश्चन है, आपको सिलेबस में सीधे सीधे नहीं दिखेगा। कई जगहों पर जो विस्तृत सिलेबस होते हैं उसमें विस्तृत रूप में दिया जाता है कि भाई एक एक पॉइंट को दिया जाए, लेकिन मान लीजिए बोल दिया जाए कि आपको हिंदी साहित्य के सामान्य इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, तो इसका मतलब नहीं है कि सतही तौर पर, इसका मतलब है कि गंभीर जानकारी होनी चाहिए। कहने के लिए कि सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, बिंब और प्रतीक में क्या अंतर है, इसको 4 से 5 बिंदुओं में आपको रेखांकित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। ये थोड़ा सा नए ढंग का प्रश्न है और ये ऐसा प्रश्न आपको अनुराग हिंदी एकेडमी पर ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर सृजन करने की कोशिश की जाती है, न कि नकल करने की कोशिश की जाती है। हालांकि प्लेटो, अरस्तु इत्यादि को पढ़ेंगे तो उन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया है, और प्लेटो ने तो उसको सत्य से 3 कदम दूर रखा, अनुकरण को। लेकिन उनके शिष्य अरस्तु ने कहा कि अनुकरण भी क्या है, एक कला है। उसको उन्होंने पुनर्सृजन के नाम से संबोधित किया है। तो यहां पर हमने एकदम से इसको मौलिक ढंग से रखने का प्रयास किया है। इस तरीके के प्रश्न आप यहीं पर देख पाएंगे, और कारण क्या है कि हमारा प्रयास है कि हर एंगल से आपके दिमाग को मांझ दिया जाए। आप न चाहते हुए सिलेबस में जो भी पॉइंट लगे हुए हैं सबको एक नजर देख लें। एक नजर देखना ही आपकी सबसे बड़ी कोशिश है। तो निर्देशानुसार उत्तर देने मैंने स्पेस दिया था, मौका दिया था कि स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप प्रश्नों को पढ़िए। बहुत सारे तथ्य आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट के रूप में होंगे। आपकी मोबाइल कह रही होगी कि अब स्पेस नहीं बचा हुआ है, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, नहीं तो हैंग कर रही होगी। तो समझने का प्रयास कीजिए। भूखा हूं, कुछ खाने को दो, सर्वनाम बताइए। तो इसमें सर्वनाम बतलाना है कि कौन सा उपयुक्त सर्वनाम लग सकता है। तो मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो, आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। मैं अगले महीने दिल्ली घूमने आऊंगा, कर्मवाच्य में बदलना है।
आपने अगर हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा तो वाच्य 3 तरीके के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है कि मैं अगले महीने दिल्ली घूमने आऊंगा, कर्मवाच्य यानी जिसमें कि कर्म की प्रधानता हो। इसको आपको परिवर्तित करना है कि अगले महीने मेरे द्वारा दिल्ली घूमी जाएगी। आप अपने मित्रों के बीच में बातचीत करते हैं कि हम प्लानिंग कर रहे हैं फला जगह घूमने का, और वो मेरे द्वारा घूमी जाएगी, तो ये कर्मवाच्य हो गया। वह पुस्तक लेकर विद्यालय चला गया, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य की एक पहचान होती है कि दो वाक्यों के बीच में और का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, जैसे वह पुस्तक लिया और विद्यालय चला गया, एक संयुक्त वाक्य बन सकता है। परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता, मिश्र वाक्य में बदलिए। तो यहां पर न चाहते हुए भी आपने वाच्य को देख लिया, सर्वनाम को देख लिया और वाक्यों के संदर्भ में देख लिया। परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता, ऐसा लग रहा है कि आप ही में से कोई बोल रहा है। ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है कि इस चैनल पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सब परिश्रमी किस्म के ही है। तो यहां पर है कि यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। मिश्र वाक्य में जैसा कि आप जानते हैं यदि, अगर, हालांकि, तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये मिश्र वाक्य। ठीक, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लोकोक्तियों और मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आग बबूला होना, चिर परिचित, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार यहां पर सुन रहे होंगे आग बबूला होना। ये तो एकदम से लग रहा है कि व्यावहारिक अनुभूति के आधार पर लोकोक्ति या मुहावरा, लोकोक्ति और मुहावरा अनुभूतियों के आधार पर ही होते हैं। थोथा चना बाजे घना, मुझे याद है कि जब मैं 6वीं 8वीं में पढ़ता था तब ये सभी हम लोगों को याद कराए जाते थे, आप भी पढ़े होंगे। लिफाफा देखकर मजमून भांप लेना, ये भी काफी प्रयोग किया जाता है। हर दिल अजीज होना, यानी कि जो चारों मुहावरे या लोकोक्तियों को हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया, अब वो कहीं न कहीं व्यावहारिक रूप में कोई ऐसा इसमें नहीं होगा जो कि आपको ना आता। ठीक है, खंड ब में हम देखें तो पहला प्रश्न है, शुक्ल जी के इतिहास से पहले हिंदी के साहित्य इतिहास की परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो यहां पर शुक्ल जी के पहले के जो भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे हिंदी साहित्य को ध्यान में रखते हुए, उनके ऊपर आपको विचार करना है। महाकाव्य और खंड काव्य का अंतर उनके लक्षणों के आधार पर उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको बतलाना है, एक तरफ महाकाव्य लिखकर, एक तरफ खंड काव्य लिखकर, और कम से कम 6 अंतर आप ध्यान रखिए ताकि 6 अंतरों पर 2-2 अंक आपको मिलने की संभावना रहे। तो महाकाव्य के क्या लक्षण है, खंड काव्य के क्या लक्षण है, और हिंदी में कौन कौन से प्रमुख महाकाव्य रहे उनका उदाहरण, और खंड काव्य कौन कौन से रहे उनका उदाहरण। पहले तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों शब्दों में ही इनके अर्थ छिपे हुए हैं। महाकाव्य मतलब काव्य का बड़ा रूप, और खंड काव्य का मतलब काव्य का एक अंश हो, और बाकी चीजें कि किसमें कितने सर्ग होने चाहिए, किसमें कौन सा रस होना चाहिए, इस तरीके से अपनी बातों को आगे बढ़ाकर लिखना है। इनके उत्तरों को हमने स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज में और जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से किताब लिखी हुई है सब आपको मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा समय रहते उसको पढ़ना है, न कि आपके पास मुश्किल से 1 सप्ताह बचा रहे तो आप बोलें कि मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। तो फिर दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको बचा पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा तो वक्त देना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? न जाने ये प्रश्न कितनी बार अलग अलग परीक्षाओं में आपने देखा होगा, चाहे आप बीए कर रहे होंगे, चाहे एमए कर रहे होंगे,
चाहे किसी भी किताब में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कोई भी किताब आप पढ़ेंगे, इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? अब यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि आप बीए एमए की कॉपी नहीं लिख रहे हैं, आप नौकरी वाली कॉपी लिखने जा रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि सटीक लिखा जाए। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने के लिए कई तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे एक तो कवियों में वैविधता है, अलग अलग ढंग के कबीर हैं। ठीक है, चाहे कबीर हो, उनकी अपनी पहचान है। तुलसीदास की अपनी पहचान है, सूरदास की अपनी पहचान है। ठीक है, इसके बाद मीराबाई की अपनी पहचान है। अभी अगर इन चारों को रखें या फिर जयसी को रख लें, 5 को, तो सबकी अलग अलग पहचान है, सबकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं अलग अलग है, और सबने अलग अलग जो भी शासक थे उनके शासन को देखा, और फिर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के हिसाब से काव्य को लिखा, हर एंगल की दृष्टिकोण से। और शिल्प के हिसाब से देखा जाए तो ब्रज और अवधि, यानी कि जो सीमित दायरे की बोलियां हुआ करती थी, उनको इन लोगों ने विस्तार दिया, लोक में स्थापित करने का प्रयास किया। हर एंगल से आप देखेंगे कि काव्य रूप के दृष्टिकोण से भी, चाहे वो रस की बात करें, छंद की बात करें, अलंकार की बात करें, महाकाव्य, मुक्तक, हर एंगल से लिखने का प्रयास किया है। इसलिए इस कालखंड को स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको सिद्ध करना है कि हाँ, ये गोल्डन एरा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारतेंद्र युग आधुनिकता और मध्यकालीनता के संधि स्थल पर है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। बहुत ही टेक्निकल और मौलिक ढंग का यह प्रश्न है। मतलब जो सही मायने में इतिहास ग्रंथ इत्यादि पढ़े रहेंगे, अब वो ही इसका उत्तर ठीक से दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा कि मध्यकालीनता क्या है और आधुनिकता क्या है। इन दोनों को समझे बिना आप अपना उत्तर नहीं लिख पाएंगे। और कहा गया कि जो भारतेंद्र युग है, आधुनिकता और मध्यकालीनता के संधि स्थल पर, यानी कि एक तरफ मध्यकाल है, मध्यकालीनता है, तो दूसरी तरफ आधुनिकता है, ये बीच का है। अब जिसे आप देखेंगे कि मध्यकाल में मनुष्य की जगह किसकी प्रधानता है? ईश्वर की प्रधानता है। तर्क की जगह आस्था की प्रधानता है। आधुनिकता में आप देखेंगे कि ईश्वर की जगह मनुष्य आ गया है, आस्था की जगह तर्क आ गया है, विज्ञान की बात की जा रही है। तो ये 2-3 अंतर हमने आपको बतलाया कि केवल आप खुलें, बाकी आप विस्तार से इसके उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको भारतेंद्र युग के जो पहले की परिस्थिति थी उसका मूल्यांकन करना होगा। उसमें रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों आ रहा है। फिर इसके बाद भारतेंद्र युग में खासतौर से 1800 ईस्वी से, जब से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, ईसाई मिशनरीज आई, प्रेस की स्थापना हुई, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, किताबें लिखी जाने लगी, कई समाज सुधारक भी आ गए बीच में, फिर भाषा के विकास को लेकर भी बात होने लगी, कुल मिलाकर नवजागरण की बात की जाने लगी। ठीक है, तो ये कुछ उसके पॉइंट्स हैं जिनको कि आप विस्तार रूप दे सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ, संधि स्थल यानी संक्रमण कालीन स्थिति कहा जा सकता है भारतेंद्र युग को। इसके बाद तो धीरे धीरे चीजें एकदम से बदल ही गई। तो आपको समीक्षा करना, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्यों कहा जाता है? यह भी कोई नया प्रश्न नहीं है, बहुत ही पुराना प्रश्न है, और बल्कि किसी आलोचक के कथन को ही यहां पर उठा लिया गया है। जब मैंने कहा कि किसी आलोचक के, तो आपके दिमाग में उस आलोचक का नाम आ जाना चाहिए। हर एक चीज बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ संवाद रूप में पढ़ रहे हैं, तो बातचीत करते हुए पढ़िए। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्यों कहा जाता है? यहां पर आपको क्या स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, ठीक है, उस चीज को लेकर तो खासतौर से जो छायावादी कवि हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात को लिख सकते हैं। और आप बता भी सकते हैं कि इस बात को किसने कहा था,
और इसका खंडन भी किया है। रामविलास शर्मा ने खंडन भी किया है कि वो इस तरीके का नहीं था, दूसरे हिसाब से उन्होंने मूल्यांकन किया है। रामविलास शर्मा का एक कथन इसी तरीके से है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं था, बल्कि थोड़ा सा इससे भिन्न वो बात कहते हैं। छंद की परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न घटकों का परिचय दीजिए। छंद से संबंधित प्रश्न आ गया, तो छंद किसे कहते हैं, छंद में कौन कौन से उसके घटक हैं, उनको एक एक वाक्य में परिभाषित करते हुए कि मात्रा क्या है, ठीक है, इसके बाद गण क्या है, यति क्या है, गति क्या है, पूरा आपको लिख देना है, अपेक्षाकृत कम लिखना है। उपन्यास को मानव जीवन का गद्यात्मक महाकाव्य क्यों कहा जाता है? जब आप आधुनिक काल में पढ़ेंगे तो पहले महाकाव्य जैसे कि कुमार संभव, किरात अर्जुनियम, शिशुपाल वधम, ये सब हुआ करता था, लेकिन आधुनिक काल में आते आते उपन्यास को ही महाकाव्य का दर्जा दिया गया और कहा गया कि ये मानव जीवन का गद्यात्मक महाकाव्य है। क्यों कहा जाता है? तो कोई भी महाकाव्य पढ़ेंगे, आपको ध्यान में रखना है, गोदान को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी बात को लिखते जाना है कि जिस तरीके से महाकाव्य में चरित्र, किसी भी चरित्र के जन्म से लेकर उसके मरण तक की पूरी घटनाएं होती हैं और जो भी बीच में जो उसका संघर्ष है उसको प्रस्तुत करते हुए महाकाव्य में प्रस्तुत किया जाता है, वैसे ही उपन्यास में भी सारी चीजें हैं। तो जो गोदान पढ़ा रहेगा वो मेरी बात को बेहतर तरीके से समझेगा। होरी, धनिया या फिर जो भी और समानांतर पात्र हैं उसमें बहुत सारी चीजें प्रस्तुत की गई हैं, ठीक। तो इसके हिसाब से आपको अपनी बात को सिद्ध करना है कि हाँ, जो उपन्यास है मानव जीवन का गद्यात्मक महाकाव्य है। जैसे महाकाव्य में संपूर्णता है, वैसे ही उपन्यास में। उपन्यास का एक छोटा रूप है कहानी, और जब हम कहानी और उपन्यास को जोड़ देते हैं तो इसको बोल देते हैं कथा साहित्य, ठीक है। निम्नलिखित अलंकारों के लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 4 अलंकारों का नाम दिया गया है, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, और हर अलंकार 3 नंबर का है। तो रूपक के बारे में आपको बतलाना है और एक उदाहरण दे देना है, उत्प्रेक्षा के बारे में बतलाते हुए एक उदाहरण दे देना है, भ्रांतिमान के बारे में बताते हुए एक उदाहरण दे देना है, और संदेह के बारे में बताते हुए एक उदाहरण दे देना है। तो नॉर्मली इसमें बस सटीक आंसर की जरूरत है। अगला प्रश्न है जो कि बड़ा ही नए ढंग से इसको रखने का प्रयास किया गया है। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ व्याकरणिक त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को शुद्ध करके लिखिए। वैसे हम सभी कभी शब्दों की शुद्धि को लेकर बात करते हैं, कभी वाक्यों की शुद्धि को लेकर बात करते हैं। यहां पर हमने एक गद्यांश ले लिया है और उसमें क्या क्या अशुद्धियां हैं, कौन कौन सी अशुद्धियां हैं, उनको आपको पकड़ना है। तो आप पढ़ेंगे, समय निकल जाता है और बातें रह जाता है, आपको पता चल गया होगा कि कहां पर गलती हो रही है। हमारा प्राय सभी भाषाएं किसी न किसी एक राष्ट्रीयता का शासन तंत्र में बंधकर उस भाषा के प्रभाव या आतंक में रहा। हजारों वर्ष पहले देववाणी संस्कृत ने ऊपर से नीचे तक चारों खूंट भारत में अपना दिग्विजय का झंडा गाड़ा था। 12वीं-13वीं शताब्दी से हमने देखी कि हर भाषा अपने क्षेत्रीय जन की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भूख को शांत करने में समर्थ होकर संस्कृत भाषा के अंकुश से उभरने लगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये ऐसा प्रश्न है कि इसमें आप वाक्य शुद्ध कर सकते हैं और जो वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न आता है उसको भी कर सकते हैं। बहुत जगहों पर हमने पढ़ाते हुए इंडिकेट भी कर दिया कि कहां कहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, आप देखेंगे इसको ना वर्तमान समय में बहुत सारे लोग इसी तरीके से बोलते हैं। खासतौर से बिहार में आप देखेंगे कि वहां पर वाक्य विन्यास, लिंगों का ध्यान बहुत नहीं दिया जाता है। और बड़े बड़े जो अपने को शिक्षक मानते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को चैनल पर देखा भी होगा, पत्रकारों को भी देखा होगा। बहुत सारे पत्रकार हैं
जो कि अगर उनके चैनल को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी हिंदी भाषा और आपका व्याकरण दोनों में कुछ न कुछ गिरावट तय है। कोई भी आप चैनल देखिए, चाहे पत्रकारिता से रिलेटेड कोई चैनल हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, बहुत गलत लोग बोलते हैं वहां पर। गोली चल गया, गोली चल गई, बम फूट गई, इस तरीके से बहुत मतलब गलत बात मतलब वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और कई बार जिधर आप रहते हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो कोशिश ये है, क्योंकि ये सब कब सही हो सकता है, जब सही परिवेश में आप रहें और मूल किताबों का अध्ययन करते रहें। अब तो अखबारों में भी बहुत गलतियां आती हैं। जैसे हमने कई बार देखा है कि लोग बोलते हैं, अखबार वाले भी लिखते हैं कि राजनीतिक विभाग में कार्यक्रम हुआ, बल्कि ये राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान इसको बोल सकते हैं। लेकिन राजनीतिक बहुत सारे बच्चे लिखते भी हैं। तो चूंकि जिस आप परिवेश में रहते हैं उसी तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये कहीं की आलोचना नहीं है, बस हमने सतर्क करने की कोशिश की और बताने का भी प्रयास किया। और कोई नई चीज मैं नहीं कह रहा हूं। आप लोगों ने उन शिक्षकों को भी देखा होगा, उन पत्रकारों को भी देखा होगा, बहुत ही खराब बोलते हैं, बहुत गलत वाक्य विन्यास करते हैं, शब्दों का भी बहुत गलत उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के महत्व को लिखिए। तो इस बार संस्कृत के न किसी कवि या लेखक का नाम लिया गया, न किसी रचना का नाम लिया गया, बल्कि 12 नंबर के हिसाब से कम 6 ऐसे कारण बतलाइए जिसके कारण संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित किया जा सके। तो ये एकदम से ओपन क्वेश्चन था, आपको लिख लेना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने मॉडल पेपर 8 के अंतर्गत कुछ नए तरीके के प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया और सोचा कि हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, जो नएपन की खोज में है और पुराना उनका तैयार है, तो वो कुछ माथापच्ची भी करें। तो हमने हर तरीके के प्रश्न को इसमें रखा हुआ है, आसान भी हैं, कठिन भी हैं, टेक्निकल भी हैं और अप्रत्याशित भी हैं कि भाई हम तो सोचे भी नहीं थे कि इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर एंगल से प्रैक्टिस करें। कब गेंद को ऑफ साइड में मारना है, कब लेग साइड में मारना है, कब स्ट्रेट ड्राइव लगाना है, कब 360 वाला शॉट लगाना है, कब हुक करना है। जब आप जानेंगे चारों तरफ अपने शरीर को आप मोड़ कर रख देंगे। यहाँ पर शरीर से मोड़ने का तात्पर्य है कि अपने दिमाग और अपने कलम को मोड़ कर रखना है आपको। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र को भी हल कीजिए। तमाम विद्यार्थी हल कर कर भेज रहे हैं और जल्दी ही मैं बैक टू बैक सबकी कॉपी पे ही वीडियो बनाऊंगा। हमको 4-5 कॉपियां बड़ी अच्छी मिली हुई हैं और निश्चित तौर पर उनको लेकर मैं आऊंगा और आप लोग अपना उसे मिलान करेंगे, अपना भी मूल्यांकन करेंगे। और कोशिश कीजिए कि प्रश्न को देखकर पहले अपने दिमाग में तुरंत एक फॉर्मेट बनाइए कि इसके उत्तर को लिखते समय किन किन बिंदुओं को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अभ्यास रहेगा तो एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से उसको हल करना शुरू कर देंगे बिना घबराए हुए। दुनिया बार बार पानी पीने जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा समय कब खत्म हो गया और आप एक बैग घर पर जाकर पानी पिएंगे या फिर एग्जाम हॉल के बाद बाहर जाकर पानी पिएंगे और खुश रहेंगे और पीडीएफ में आपका नाम भी आ जाएगा। तो यही सभी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं और आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए काफी गर्व भी हो रहा है कि बहुत ही गंभीर और सिंसियर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के मॉडल पेपर को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।